कहानी शुरू करने से पहले एक विनती है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और कालजयी कहानियां सुनना पसंद है तो देसी कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी गहरी, असरदार और सोच बदल देने वाली कहानियां लाने की ताकत देती है। हम सब बाहर से बड़े आदर्शवादी दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि बुराई तो दुनिया में है, दूसरों में है। हम कहते हैं अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं कभी जुल्म नहीं करता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर हम अच्छे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें अब तक बुरा बनने का मौका नहीं मिला? आदर्श सोने के बने हैं या पीतल के, ये तभी पता चलता है जब उन्हें कसौटी पर कसा जाए। आज की कहानी उसी कसौटी की कहानी है। ये कहानी है सत्ता के नशे की। ये कहानी है उस इंसान की जो खुद को बहुत नेक समझता था, लेकिन जैसे ही उसे ताकत का स्वाद मिला वो वही बन गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये कहानी आज़ादी से पहले के भारत की है, उन दिनों की जब महात्मा गांधी की आवाज देश के कोने कोने में गूंज रही थी। जमींदारी प्रथा अपने आखिरी दौर में थी, लेकिन उसका रौब, उसका डर, उसका जुल्म अभी जिंदा था। मैं एक गरीब क्लर्क का बेटा था। मेरे पास विरासत में देने के लिए न जमीन थी, न जायदाद, न बैंक बैलेंस। मेरी विरासत थी मेरे पिता की मेहनत, मेरी माँ की चुप कुर्बानियां और मेरी अपनी किताबें। मैं पढ़ा लिखा था, सोचता था, बहस करता था और खुद को बहुत क्रांतिकारी समझता था। मेरा एक दोस्त था, ईश्वरी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था। उसके पुरखों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। गांव उसके इशारों पर उठते बैठते थे। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मैं गरीबी की भट्टी में तप कर निकला था। मुझे जमींदारों से नफरत थी। अक्सर रात के सन्नाटे में हमारी बहसें छिड़ जाती। मैं गुस्से में कहता, ये जमींदार खून चूसने वाली जोंक है, गरीब दाने दाने को मोहताज है और ये महलों में ऐश करते हैं। मैं उन्हें हिंसक पशु कहता, मैं उन्हें समाज का परजीवी कहता। ईश्वरी चुपचाप सुनता रहता। वो गुस्सा नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मेरे शब्दों में सच्चाई है, लेकिन उसके पास अपनी रईसी को सही ठहराने की कोई ठोस दलील नहीं थी। वो बस इतना कहता, दुनिया में सब लोग बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा से थे और रहेंगे, ये प्रकृति का नियम है। मुझे उसकी ये दलील खोखली लगती थी, कमजोर और स्वार्थी, लेकिन सच ये था कि व्यवहार में ईश्वरी मुझसे कहीं ज्यादा सुलझा हुआ था। हाँ, उसमें रईसी की अकड़ थी। नौकरों से सीधा मुंह बात नहीं करता। दूध जरा ठंडा या गर्म हो जाए तो हंगामा मच जाता। लेकिन दोस्तों के साथ, खासकर मेरे साथ, वो हमेशा नरम था। उसे पता था मैं गरीब हूं, उसे पता था मैं उसके खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए वो अक्सर होटल का बिल खुद देता, अपनी चीजें मुझे इस्तेमाल करने देता। मैं अक्सर सोचता, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या मैं अलग होता, या फिर मेरी नैतिकता भी मेरी गरीबी की मजबूरी थी। दशहरे की छुट्टियां आ रही थीं, सब लोग घर जा रहे थे, लेकिन मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और मैं अपने बूढ़े पिता से और बोझ नहीं बनना चाहता था। तभी ईश्वरी ने कहा, मेरे साथ गांव चलो, वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। मैंने सोचा, जमींदारों को करीब से देखने का इससे अच्छा मौका क्या होगा। मैं तैयार हो गया, लेकिन ईश्वरी ने चेतावनी दी, मेरे घर में जाकर जमींदारों की निंदा मत करना। यहां सब इसी विश्वास पर जीते हैं कि ईश्वर ने उन्हें हमारी सेवा के लिए बनाया है। मैं हंस दिया, मैं पाखंड नहीं करूंगा, जो हूं वही रहूंगा। ईश्वरी बस मुस्कुरा दिया। वो शायद जानता था हवा का असर हर इंसान पर होता है। यात्रा शुरू हुई। स्टेशन, ट्रेन, सेकंड क्लास, और वहीं से शुरू हुआ नशा। पहली बार मुझे वो इज्जत मिली जो मेरी नहीं थी। पहली बार मैंने देखा कि पैसे और हैसियत इंसान की आवाज को कैसे बदल देती है। वेटर ने ईश्वरी को हुजूर कहा। मुझे अनदेखा किया। मुझे बुरा लगा, हालांकि पैसे ईश्वरी के थे। फिर भी मुझे सम्मान चाहिए था, और यहीं से मेरे भीतर का राक्षस धीरे धीरे जागने लगा। गांव पहुंचे। घोड़े, नौकर, सलाम, झुकाव, और फिर वो झूठ। ईश्वरी ने मुझे 2.5 लाख की रियासत का वारिस बता दिया। मैं शर्म से गड़ गया,
लेकिन लोगों की आंखों में श्रद्धा देखकर मुझे डर के साथ साथ एक अजीब सा सुख भी मिला। वो सुख धीरे धीरे मेरी आत्मा में उतरने लगा। अब मैं गरीब क्लर्क का बेटा नहीं था, अब मैं कुंवर साहब था। दिन बीतते गए, पढ़ाई छूट गई, ऐश बढ़ गया। नौकर, पंखा, बिस्तर, आदेश। मैं बदल रहा था, तेजी से, खतरनाक तरीके से। मैं गुस्सा करने लगा, अपमान करने लगा, आदेश देने में आनंद आने लगा। वो आदर्श जिनकी मैं बातें करता था, वे सब मेरी सुविधा के नीचे दबते चले गए। और फिर वो दिन आया, तीसरा दर्जा, भीड़, गर्मी, पसीना और एक गरीब आदमी। मैंने उसे मारा, बिना सोचे, बिना रुके। और तभी पूरा डिब्बा मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। वही गरीब जिनका मैं मसीहा बनता था। और तब ईश्वरी ने कहा, "What an idiot you are!" वो वाक्य मेरे नशे पर सीधे हथौड़े की तरह पड़ा। सब कुछ उतर गया। मैं नंगा हो गया, अपनी असलियत के सामने। उस दिन मुझे समझ आया कि सत्ता मिलने से इंसान नहीं बदलता। सत्ता बस ये दिखा देती है कि हम अंदर से कौन है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की नशा सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है। अगर थोड़ी सी ताकत पाकर हम बदलने लगें तो समझ लीजिए असली परीक्षा में हम फेल हो गए। ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए देसी कहानियां को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए।